Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my voice, if you like physics का note, then please subscribe my channel and share with the friends. क्योंकि यदि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी. बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड कर सकें. अगेन जिसमें से पहले से मेरे चैनल फिजिक्स वीडियो देखिए, मुझे पता है कि मैं क्लास 11 का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स. मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो देखिए, टू हैंडल अ टिपिकल प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, मैकेनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसी में सिस्टमेटिकली सुव्यवस्थित रूप से वन शुड यूज़ द फ्लोइंग स्टेप. हमें एक फ्लोइंग स्टेप का फॉलो करना होता है. पहला, ड्रॉ ए डायग्राम शो सिस्टमेटिकली द वेरियस पार्ट ऑफ द असेंबलिंग ऑफ द बॉडी. सबसे पहले एक हमें डायग्राम बनाता होता है जो कि सिस्टमेटिक हिंदी कहते हैं योजनाबद्ध, और वेरियस पार्ट होते हैं असेंबली जो संयोजन कहते हैं जो कि बॉडी का होता है. ठीक है, और द लिंक सपोर्ट एटसेट्रा, उन सबको हमें जोड़ना होता है. एक अच्छा सा डायग्राम बनाना होता है योजनाबद्ध तरीके से, और उसकी जो हर एक जो लिंक होते हैं उसके जोड़ना कहते हैं जिसे, उसे हमें अच्छे तरह से इसमें डायग्राम में शो करना होता है. चूज ए कन्वीनियंट पार्ट ऑफ द असेंबली एज वन सिस्टम. एक हमें सुविधाजनक, जैसे कन्वीनियंट को हिंदी में कहते हैं सुविधाजनक पार्ट हमें ढूंढना होता है असेंबली का एज वन सिस्टम. थर्ड होता है ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम. हमें एक सेपरेट डायग्राम बनाना होता है विच शो दिस सिस्टम एंड ऑल द फोर्स, जो कि इस सिस्टम को शो करता है और सभी फोर्सों का ऑन द सिस्टम जो कि सिस्टम पर लगता है. बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द असेंबलिंग, जो कि बचे हुए पार्ट का असेंबलिंग संयोजन करते हैं. असेंबलिंग ऑफ द बॉडी, जो मैंने पेंसिल से लिख रखा है बॉडी. ठीक है, इंक्लूड ऑल्सो द फोर्स, जो हम फोर्स को इंक्लूड करते हैं जो सिस्टम पर लगते हैं बाय अदर एजेंसी, अन्य साधनों द्वारा. डू नॉट इंक्लूड द फोर्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम. हम उन फोर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में लगते हैं बाय द सिस्टम के द्वारा. ए डायग्राम ऑफ दिस टाइप इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम. इस डायग्राम को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं बल निर्देशक आरेख. Note this does not imply that the system under consideration is without a net force. ये नोट करने वाली बात है कि जो सिस्टम जो हमने लिया है कंसिडरेशन पर विदाउट ए नेट फोर्स का है. ठीक, फोर्स होता है इन अ फ्री बॉडी डायग्राम. जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स, जो फोर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है. द मैग्नीट्यूड, देयर मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है. दैट आर आइदर गिवन एज यू आर श्योर ऑफ, जो कि आप देते हैं और या जो कि निश्चित की जाती है. ठीक, फिर मैंने ब्रैकेट लेने रखा है एग्जाम्पल. डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग अलोंग इट्स लेंथ. जो डायरेक्शन होती है टेंशन की स्ट्रिंग में अलोंग इट्स लेंथ में. द रेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज अननोन टू बी डिटरमाइंड यूजिंग लॉज ऑफ मोशन. और बाकी की जो बची हुई होती हैं उसे हम, जो अननोन होती हैं उसे हम लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से निकालते हैं. फिफ्थ, इफ नेसेसरी फ्लोज द सेम प्रोसीड्यूर फॉर अनदर चॉइस ऑफ सिस्टम. ये जरूर इफ नेसेसरी, यदि हम सेम प्रोसीड्यूर को निकालते हैं अनदर चॉइस ऑफ द सिस्टम के लिए. इन डूइंग सो एम्प्लॉय न्यूटन थर्ड लॉ. हम थर्ड लॉ का यूज करते हैं. दैट इज इफ इन अ फ्री बॉडी डायग्राम ए, यदि फ्री बॉडी डायग्राम ए है और फोर्स लग रहा है ऑन ए पे, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम पे ड्यू टू बी, दूसरी बॉडी बी के लिए, तो इस शोन एज एफ, उसे हम शो करेंगे कैपिटल एफ से. Then in the free body diagram of B, यदि बॉडी B पर the फोर्स लग रहा है ऑन द B ड्यू टू A, B पर फोर्स लग रहा है A के कारण, तो शुड बी शोन एज माइनस के F. मतलब कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, न्यूटन का हम थर्ड लॉ यूज कर रहे हैं. पहले का F माना है तो दूसरे का माइनस के F माना है. अब हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन से हमारा क्या समझते हैं आप. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. द सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ द मोशन लीड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, इससे वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देख सकते हैं. जो सेकंड और थर्ड लॉ होते हैं मोशन के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं फिजिक्स के, जो
बताते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इट कैन बी स्टेटेड फॉलोज कि व्हेन, ये बताता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है सिस्टम पर, ठीक है, of several interacting particle, the total linear momentum of the system is conserved। मतलब यदि f 0 होगा, हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, और द टोटल लीनियर मोमेंटम है वो इज़ द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम। जो हमारा टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमारा वेक्टर सम होता है लीनियर मोमेंटा का, जो कि ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम पर, जो अलग अलग पार्टिकल पर लगता है। अब हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं। डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? इससे टीवी चैनल अपलोड कर चुकी, जिसने नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कैसा आइसोलेटेड सिस्टम से मतलब क्या है? द सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। आइसोलेटेड सिस्टम से मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक। ऑफ एन पार्टिकल, एन पार्टिकल का है। सपोज द एन पार्टिकल है मास m1 m2 डाइजेस्ट m1। हम ये मानते हैं कि एन पार्टिकल है जिसपे जो मास है वो m1 m2 डाइजेस्ट m2 है। आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 vn तक है, और उसकी वेलोसिटी भी एन पार्टिकल के लिए n तक है रेस्पेक्टिवली। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी? p इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2 डाइजेस्ट प्लस mn vn, या को p इज इक्वल टू p1 प्लस के p2 प्लस के डाइजेस्ट pn। और इफ f इज द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यदि f उस पर फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? इस वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी, जिसे नहीं जाकर देख सकते हैं कि f इज इक्वल टू dp ओवर dt होता है। और यदि आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए तो मैंने क्या बताया, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कहता है कि f 0 dp ओवर dt 0। इसका मतलब क्या है कि यदि चेंज नहीं हो रहा है लीनियर मोमेंटम पर, तो p की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। ये मैंने p की वैल्यू कांस्टेंट लिखी है। एज द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज 0 होते हैं, मैंने तो लिखा। सो p इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। p की वैल्यू क्या बताई मैंने? p1 प्लस के p2 प्लस के pn, वही मैंने इसमें लिख दी। वो क्या हो गई? हमारी कांस्टेंट हो गई। फिर उसके बाद डज इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में टोटल लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का, वो कांस्टेंट होता है। और यही हमारा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये देखो, डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, वो मैंने सेकंड लॉ से बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। अब मैं बताती हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ से कैसे निकालते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एज शोन इन फिगर में देखिए, कंसीडर दो बॉडी ले रहे हैं ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2, जो कि मूव हो रही हैं सेम डायरेक्शन पर। देखो, बिफोर कॉलिजन टकराने से पहले, ड्यूरिंग कॉलिजन टकराने के बाद ए और बी दोनों है, एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है, दोनों के एक ही डायरेक्शन है, इस तरफ है μ1 और μ2 है, दोनों टकराए तो m1 m2 एक साथ चिपका दिए। इस पर जो फोर्स लग रहा है FAB, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो FBA है, ठीक। कॉलिजन के वक्त, कॉलिजन करने के बाद ये ए और बी ए m1 और m2 हैं, और इसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। देखो, बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी u1 और u2 थी, और जब कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 और v2 होगी, और ड्यूरिंग कॉलिजन में दोनों इधर से पक जाएंगे, ठीक है। यही मैं अपने डायग्राम में कहूँगी। देखिए, एज शोन इन द फिगर, कंसीडर टू बॉडी, दो बॉडी ले रखे ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको भी दिखाया, ठीक है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये भी डायग्राम में दिखाया, विद वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। मैंने ये माना है इसमें कि u1 की वैल्यू ज़्यादा है। देखो, u1 किसका? ए का। ए बड़ा भी दिख रहा है, बी छोटा भी दिख रहा है, इसलिए मैंने ए को थोड़ा सा बड़ा और बी को छोटा बनाया। तो u1 बड़ा है u2 से। दे कोलाइड फॉर, ये टकराते हैं फॉर टाइम डेल्टा टी में, और आफ्टर कॉलिजन लेट देयर वेलोसिटी, जब कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 से आती है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया भी था। यदि ड्यूरिंग कॉलिजन द बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स, यदि बॉडी ए फोर्स लगाती है FBA ऑन द बॉडी बी पर, तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ में जो बॉडी बी होगी वो भी फोर्स लगाएगी FAB ऑन ए बॉडी ए पर, सच दैट न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहेगा कि FAB इज इक्वल टू माइनस के FBA माइनस के FBA, है ना। इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक्शन रिएक्शन, उतना ही जितना एक्शन लगता है उतना ही रिएक्शन लगता है, पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इम्पल्स, व्हाट इज द इम्पल्स? इस वीडियो भी मैं चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं जाकर देख सकते हैं। इम्पल्स ऑफ FAB इज इक्वल टू FAB डेल्टा टी होता है, ठीक है। और
एफ ए बी डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। अब आप कहेंगे कि एफ ए बी डेल्टा टी के बराबर कैसे, न्यूटन का अगर आप सेकंड लॉ लिखेंगे, एफ इजिकल्स टू क्या होता है, डी पी ओवर डी टी होता है, डी टी को का साइड में रखूँ तो एफ इंटू डेल्टा टी क्या होगा, मोमेंटम, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। एफ ए बी डेल्टा टी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए m1v1 माइनस के m1u2, क्यों, ये मैंने बॉडी ए के लिए लिए, कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1, कोलिजन से पहले u1, ठीक, दोनों को माइनस कर दिया। ऐसे में इम्पल्स निकालूंगी m2v2 माइनस के m2u2 किसके लिए, बॉडी बी के लिए। बट एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी, देखो ये मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ निकाला, इसमें दोनों तरफ से डेल्टा टी की मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दी मैंने। फिर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इन इससे और इससे मैं वैल्यू रख दूँ, ये निकाल दी मैंने। अब मैं v1 और v2 को एक साथ ले लूँ, u1 u2 के एक साथ ले लूँ, तो ये हो गया। तो ये क्या होगा, टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल लिनियर मोमेंटम इक्वल टू टोटल लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये क्या प्रूव करता है, दिस प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। सो मेरा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगेन मैंने जितना तुम पढ़ा दिया, सीधे कोड पूछना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय वॉइस, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट्स, देन प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड्स, विद द सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करते रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपको एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपके नोट्स प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा कोई 9, 10, 11, 12 भी ऐसे के स्टूडेंट सुन रहे हैं, उन्हें भी यदि फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 11th क्लास के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी अपनी फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं चैप्टर 6। ओके स्टूडेंट, बाय।